के लेटर पे लाई है, तो क्या विधायक का लेटर इस जो जजमेंट जैसी बीमारी है इसके लिए नहीं बना है? क्या विधायक इस पर कार्रवाई नहीं करवा सकता है? क्या विधायक इसके विकास मॉडल को तैयार नहीं कर सकते जजमेंट से कैसे निजात पाई जाए? क्या देहरादून इस टाइम अब क्राइम कैपिटल बनते जा रही है? ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को, जनता को इस पे सोचना चाहिए। ये किस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं? हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो जनता के लिए कार्यालय नहीं खोल पाए? देहरादून जो है अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को माना जाता। अगर हमारी राजधानी गैरसैंण ही है, कागजों में राजधानी है, तो हम राजधानी गैरसैंण को क्यों डेवलप नहीं कर पाए? देहरादून में आज भी जो विधानसभा है वो किराए पर चल रही है, वो सरकारी भवन नहीं है। हमारा अगर हक है तो उसे हम हक से क्यों नहीं कह सकते कि हमारा उसमें माफी शब्द का इस्तेमाल? एक नए चेहरे को तो लाइए। अगर वो भी काम ना करे तो 5 साल बाद आपके पास चाबी है। विकासनगर विधानसभा हो या चक्राता विधानसभा, किसी भी नेता पर सीबीआई जांच नहीं हुई। अगर सिद्धों वाला जेल हो या अन्य और जो जिलों के कारागार हो, उसमें अगर जगह ना बढ़वाने पड़े, अगर एक्स्ट्रा कमरे ना बनवाने पड़े, कई ऐसे माफिया है। हाकम सिंह ही देख लो, कितनी परीक्षाओं में उसका नाम आया है। तो पेपर लीक के मैटर में सीबीआई ने आपसे भी पूछताछ की, तो इस पेपर लीक के मैटर में आपका कनेक्शन क्यों जोड़ा रहा है? नहीं, देखिए, हम यूकेडी के हिस्सा तो नहीं रहे हैं, पर हाँ, जब हमने चुनाव लड़ा है उनके द्वारा ये कहा गया कि बॉबी कुमार ने मेरे ऑफिस में आकर मुझ पे जूता मारा, मुझे जूता मारा गया। चक्राता जो सीट है वो काफी सालों से एक तरीके से आप मानो तो एक अभेद किला है। सबको पता है कि चक्राता सीट एक ऐसी सीट है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी जो मजबूती में जो अभी वर्तमान विधायक है वो है। हमने केवल चक्राता सीट जीतनी है, चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे कोई स्वाभिमान मोर्चा जीते, चाहे कोई एक उत्तराखंड क्रांति दल जीते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है वो एक ऐसी दुधारू गाय है जो खूब दूध दे रही है, और इससे ठेकेदार भी मजे ले रहा है, नेता भी मजे ले रहा है, विधायक भी मजे ले रहा है और सरकार भी मजे ले रही है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 जिलों में भू कानून लागू कर सकते हैं तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया? लेकिन एक पॉलिटिशियन को ना कोई मेंस देना है, ना कोई प्री देना है, ना कोई किसी का इंटरव्यू देना है। पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है, हमारे पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है। जय श्री राम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि मैं हूँ। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे साथ है वो नाम जिसने उत्तराखंड में युवाओं की चुप्पी को आवाज बना दिया है। जब सिस्टम पर सवाल उठाना आसान नहीं था तब इन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ी। जब भर्ती घोटाले से युवा टूट रहे थे तब ये सड़कों पर खड़े थे, और जब लगा कि आवाज दबा दी जाएगी तब ये और जोर से बोले। आंदोलन से लेकर चुनावी मैदान तक का सफर। दोस्तों, आज जानेंगे उस सोच, उस संघर्ष और उस जीत की कहानी को। दोस्तों, तो फिर स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट गेस्ट का, हमारे जो आज के मेहमान हैं भाई बॉबी पवार। बॉय भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉक विद आनंद जो यूट्यूब चैनल है। बॉय भाई, सबसे पहले हम देहरादून से शुरू करते हैं। क्या देहरादून इस टाइम अब क्राइम कैपिटल बनते जा रही है? क्योंकि जैसे दिन दहाड़े मर्डर करना, जैसे आप देख लो एंजल चकमा हो गया और अभी पलटन बाजार में जो मर्डर हुआ, तो ये क्या मतलब क्राइम कैपिटल की तरफ बढ़ती जा रही है देहरादून? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में पूरे देश में जो 10 क्राइम जो सिटी के जो नाम है उसमें देहरादून का नाम आ गया। बड़ा चिंताजनक है। जिस देहरादून को कई दशकों से, सदियों से एक शांत वातावरण के रूप में और बहुत सुरक्षित शहर के रूप में माना जाता था, वो देहरादून अगर आज इस तरीके से पर डे मतलब हफ्ते में 3-3 मर्डर हो जाना, 15 दिन में 5 मर्डर हो जाना, ये वास्तव में कहलाता है कि ये बहुत ही असुरक्षित सिटी में ये इसका नाम दर्ज हो गया है। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है, हमारे पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर जो अनावश्यक रूप से पॉलिटिकल प्रेशर है, ये उसका फेलियर है। उस वजह से ये चीजें हो रही है। जैसे भी बढ़ता क्राइम रेट हो रहा है देहरादून, हमारे जो देहरादून कैपिटल है, तो क्या ऐसा भी है कि अब जो देहरादून कैपिटल है वो शिफ्ट होने वाली है? गैरसैंण एक माइंड में नाम आता है क्योंकि वहाँ एक सत्र भी चलता है हमारा, तो क्या क्राइम रेट की वजह से हमारी जो कैपिटल है शिफ्ट हो जाएगी? देखिए, जो कैपिटल का जो सवाल है वो आज भी देहरादून जो है अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को माना जाता है और जाना जाता है, और कागजों में जो रिकॉर्ड में है वो स्थायी राजधानी गैरसैंण है। अब आप जो
प्रश्न कर रहे हैं कि कैपिटल जो है उसको शिफ्ट कर देने से क्या क्राइम कम हो जाएगा? नहीं, जब तक हमारी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से उसको ठीक नहीं किया जाएगा, लोगों के अंदर मतलब पुलिस का जो एक भाव है जिससे लोग पुलिस को देखकर डरते हैं, वर्दी का जो डर रहता है, वो डर माफियाओं के अंदर होना चाहिए। वो डर उन लोगों के अंदर होना चाहिए जो गलत कर रहे हैं, जो इस प्रकार के जो चीजें घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो मर्डर से लेकर चोरी चकारी से लेकर तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं जो कर रहा है, उनके अंदर पुलिस का खौफ होना चाहिए। यहाँ पर उल्टा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कैपिटल को शिफ्ट करने की बात है तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, और इस राजनीतिक मुद्दों पर सरकारें बनी हैं, सरकारें हटी है, तो इसको देखकर तो मुझे लगता है कि वास्तव में पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, पर उसका चयन जब पहले से हो रखा है तो करना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि हमारी सरकारों ने देहरादून को बहुत इस तरीके से देखा कि यहाँ पर सारी चीजें फैसिलिटीज है, रेल हैं, यहाँ पर हवाई जहाज हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पर स्कूल है, तो इस वजह से यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, इसलिए पहाड़ का विकास भी रुका पड़ा है। इतना डेवलप कर दिया कि हमारे पुलिस मुख्यालय वहाँ, राजभवन वहाँ, मुख्यमंत्री आवास वहाँ, मतलब सारी चीजें फैसिलिटी हम देहरादून में डेवलप कर सकते। अगर हमारी राजधानी गैरसैंण ही एक कागजों में राजधानी है, तो हम राजधानी गैरसैंण को क्यों डेवलप नहीं कर पाए? अगर इस टाइम अब हम राजधानी गैरसैंण को डेवलप करें तो इसके नुकसान और फायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई भी पहलू हो, उसके नुकसान भी होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं। और अभी जिस प्रकार से देहरादून को डेवलप करने की आप बात कर रहे हैं, देहरादून में एक सचिवालय जो है वो डेवलप हुआ है। देहरादून में आज भी जो विधानसभा है वो किराए पर चल रही है, वो सरकारी भवन नहीं है, उसका हर महीने का किराया जाता है। पर गैरसैंण में जो भवन बनाए गए हैं, वहाँ की विधानसभा हो, सचिवालय हो, वो तमाम प्रकार से कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर डेवलप हुआ है। पर इसके अलावा इतना काफी नहीं है। अगर पूरे तामझाम को शिफ्ट करने की बात है तो वहाँ पर पूरा तामझाम 4th श्रेणी के जो कर्मचारी है, वहाँ से लेकर टॉप IAS जो ब्यूरोक्रेट्स है वो, और तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री, DGP, ये जो जब वहाँ बैठेंगे तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए वहाँ के लिए। वहाँ बिल्कुल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, वहाँ पर जो स्कूल हैं उनकी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, वहाँ की जो आवागमन का जो साधन है, वहाँ पर जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो बिजली है, वहाँ पर जो पानी है, जो आधारभूत जो मैं समझता हूँ कि बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, उन लोगों का डेवलप, उस चीज़ों का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तब जाकर इस बारे में सोचा जा सकता है और तब जाकर ये किया जा सकता है प्रैक्टिकली। सर, जैसे आप पहाड़ की बात कर ही रहे हो, हमारे जॉनसन पावर्स के भी कुछ राइट्स हैं, उसमें से एक रिसेंटली आपने एक आवाज उठाई थी हक हकूक के लिए। बेसिकली हक हकूक है क्या चीज? देखिए, हक हकूक में बहुत सी चीजें हैं। जिस प्रकार की परंपरागत जो हमारी चीजें रही है, उन परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत पन्नालाल सेटलमेंट से लेकर वाजिबुल अर्ज जो डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा जो डाला गया था पब्लिक डोमेन में, उसमें तमाम प्रकार के परंपरागत हमें अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार चाहे हमारे जो देवदार की लकड़ी हो या अन्य प्रकार के और लकड़ी हो, या इसके अलावा जो हमारे यहाँ गाड़ गधेरे हैं उनमें मछली को मारने का अधिकार हो, गाड़ गधेरों से, यमुना टॉन्स से रेता बजरी मकान बनाने के लिए लेने का अधिकार हो, ये ऐसे अधिकार है जो हमें बिल्कुल, जिसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो परंपरागत अधिकार चलते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अधिकार हैं। इसके अलावा वहाँ ये तक व्यवस्था थी कि जो पुलिसिंग का कार्य है, वहाँ की जो खत की जो एक बाउंड सीमा हुआ करती थी, उस खत के अंदर जिस प्रकार से स्याणा का जो एक प्रशासन था, एक प्रशासनिक तरीके से स्याणा संचालित उस चीज को करते थे, तो ये सारी चीजें उसमें हैं और ये लंबे समय से चली आ रही है। और कुछ समय से केवल माफी की लकड़ी ना मिलने से लोगों के अंदर एक चीज थी कि हमें माफी की लकड़ी नहीं मिल रही है, उसको लेकर कुछ चीजें हुई, वन विभाग ने कुछ हस्तक्षेप किए अपने अधिकार से बाहर जाकर, तो तब ये माहौल बना, तब ये चीजें निकल कर आई, तो तब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, तब जाकर इस चीज को पब्लिक डोमेन में लाया गया। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड कहा, माफी। मुझे जहाँ तक पता है, इस जो हक हकूक है, इसका एक शब्द है माफी, इसको माफी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये हमारा हक है तो इसको माफी क्यों कहते हैं?
देखिए, ये वास्तव में एक तरीके की रॉयल्टी है और इसे माफी कहा जाना, कब माफी शब्द को उल्लेख इसका किया गया, कब इसको लिखित रूप में वर्णित किया गया, ये उस प्रक्रिया में कब की बात है, क्या है, इसका हमें भी नहीं पता कि कब इसको किया गया। पर वास्तव में जिन लोगों ने इस नाम को चयन किया उस दौरान रॉयल्टी ना भी रखते, पर कुछ ऐसा नाम जैसे वाजिबुल अर्ज जो है वो उर्दू भाषा में लगभग लिखा हुआ है। कोई उर्दू का ही शब्द होता, पर ये माफी शब्द ना अगर होता तो ज्यादा बेटर था। पर ठीक है, माफी शब्द अगर दिया भी गया है, पर उससे अधिकार तो कम नहीं होंगे। जो अधिकार है वो अधिकार परंपरागत तरीके से वो मिलते रहे। जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर कुठाराघात ना हो। इस प्रकार की जो एक मुहिम हम चलाना चाह रहे हैं, चल रही है, उसमें मुझे लगता है कि हमारे जो और जनप्रतिनिधि है उनको भी इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए और इस बात को आगे रखना चाहिए। नहीं, हमारे अगर अधिकार हैं तो उसको माफी शब्द ऐसा लगता है ऐसे थोप दिया गया हो, स्पेशली जौनसर बावरे के लिए। हमारा अगर हक है तो उसको हम हक से क्यों नहीं कह सकते कि हमारा, उसमें माफी शब्द का इस्तेमाल थोड़ा एक सेंसिटिव केस बन जाता है कि हमारे इमोशन के साथ खेलना हो जाता है। देखिए, मैं और आप तय नहीं कर सकते। ये शब्द जब तय किया गया है तब हम नहीं थे, जो उस दौरान थे उन लोगों ने इस शब्द का विरोध नहीं किया। हो सकता है उस समय कोई विरोध करता, जिस शब्द का चयन कुछ दूसरा होता। पर ठीक है, जिस शब्द का भी चयन हुआ है, पर उस शब्द के अनुरूप या उस शब्द के आधार पर जो चीजें मिलनी है, जो अधिकार मिलने, वो अधिकार तो मिले। हमारी बात तो ये है, हमारी प्राथमिकता तो ये है, तो वो चीजें मिले। जैसे आपने बताया कि जल, जमीन और जंगल की सब पे हमारा हक है, स्पेशली हम जब जौनसर बाबू की बात करें। लेकिन कश्मीर से आए गुलाम हैदर, शायद आपने इस बारे में आवाज भी उठाई थी, उसकी जमीन हमारे उत्तराखंड में खासकर जौनसर बाबू में उसके नाम कैसे हो जाती है? किसका इन्वॉल्वमेंट है ये उसके नाम जमीन करने का? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है और ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारी सरकारों का। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, जिनकी देखरेख में, जिनके कार्यकाल में ये घटना घटित हुई। और हम लोगों के जब संज्ञान में मामला है, हमने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया और आपने देखा होगा कि जो जमीन लगभग 10 बीघा रजिस्ट्री पे है और मौके पे 15 बीघा के करीब है, वो सारी जमीन अभी फिलहाल उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। पर उसके अलावा एक प्रश्न हमारा और था कि जो कुछ वीडियो जो पाकिस्तान क्षेत्र के बताए जाने जो आए थे, उन वीडियो के लिए हम लोगों ने कार्रवाई के लिए कहा था, पर एसएसपी जो देहरादून के रहे उन्होंने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पर अभी एसएसपी चेंज हुआ और मैं अभी कल ही एसएसपी से मिलके आया हूं और हमने कहा कि इस प्रकार की जो बात है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के घटनाक्रम देहरादून में लगातार हो रहे हैं, अवैध हथियारों के द्वारा, अवैध कट्टे तमंचों के द्वारा, अगर कल के दिन कोई ऐसी घटना होती है जिस घटना में डायरेक्ट तार इस चीज के जुड़ेंगे, तो ये बताया जाएगा कि तब हम लोगों ने आगाह कर दिया था, तब सचेत कर दिया था कि इस प्रकार की चीजें हैं कि पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं, कौन व्यक्ति मंगा रहा है, किसके तार वहां पर जुड़े हुए हैं। तो अगर उन लोगों की छानबीन अभी नहीं होगी, उन लोगों को चिन्हित करके अभी दंड नहीं दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये बातें बाद में खुलेंगी। तो सीधी सी बात है कि हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने बोला, सरकार को मजबूरन उसे उत्तराखंड सरकार में जमीन को निहित करना पड़ा और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बचाने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर समय आने पर उनका भी पर्दाफाश होगा। अभी जैसे उत्तराखंड में या फिर जौनसर बावरे में कहीं भी हो, उत्तराखंड का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, खास करके जमीन लेने के लिए। प्रॉपर्टी अगर हम अपने उत्तराखंड में जौनसर बावरे में डेवलप करें तो एक मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। तो एक गुलाम हैदर क्या हमारा मूल निवासी है या किसने इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, नेता हो, अधिकारी हो जिसके सपोर्ट में, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखो, इनके डॉक्यूमेंट प्रशासन ने बनाए हैं और नेताओं के कहने पे बनाए हैं। वो नेता कौन है, क्या है, समय रहते उनका भी खुलासा होगा। पर बात यह है कि जब 1992 में लेह की तहसील से, लेह लद्दाख की तहसील से गुलाम हैदर के नाम एसटी का सर्टिफिकेट जारी हो जाता कि वो वहां के बाल्टी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो दो जगह का मूल निवासी एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि जब वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह सकता है
तो ये तो साफ हो गया कि उत्तराखंड का या किसी भी दूसरे राज्य का मूल निवासी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ सब इंस्पेक्टर जैसे पद पर, उत्तराखंड में भी यही है कि सब इंस्पेक्टर लेवल का जो पद होता है वहां पर केवल और केवल 100% स्थानीय जो मूल निवासी होते हैं उस राज्य के भीतर उनको ही अवसर दिया जाता है और उनको ही उस पर अधिकार है। तो ये तो साफ हो गया कि अगर वो सब इंस्पेक्टर था तो वहीं का मूल निवासी है, और अगर वहीं का मूल निवासी था तो जमीन यहाँ किस आधार पर ली है, यहाँ का मूल निवासी कैसा हो गया, और अगर यहाँ का मूल निवासी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर कैसे बना। तो ये तो सीधे सामने तस्वीर है। बॉय भाई, अभी हाल ही में ना एक स्कैम के बारे में बात की गई है, खासकर जॉनसर बाबू को छोड़कर अभी हम विकासनगर जो विधानसभा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपने ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया है कि हमारे जो विकासनगर विधानसभा में परियोजना चल रही है उसमें 100+ करोड़ का घपला हुआ है, यानी कि 100 करोड़ का स्कैम है। उस बारे में ना कोई मोर्चा, ना कोई क्रांति दल, ना कोई और संगठन एक साथ क्यों नहीं जुड़े? उन्होंने भी स्कैम अगर किया है तो उस बारे में क्यों पेपर इकट्ठे क्यों नहीं किए गए? क्या जो सरकार है उसका की कोई डर है क्या जो इस बारे में पेपर इकट्ठे नहीं किए जा रहे? देखिए, सरकार का अगर डर होता तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा लंबे समय से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन विषयों पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, तो शायद वो भी ना लड़ी जाती। जहाँ पर सच्चाई की बात आएगी वहाँ पर हम लड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में रहकर अध्यक्ष के पद पर जब से हूँ, या इससे पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के रूप में जब से खुद हम हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो मुद्दा हमने बिना डॉक्यूमेंट के कोई उठाया हो, और वो अंजाम तक भी इसलिए पहुंचे कि कहीं ना कहीं जब हमारे पास कोई एविडेंस थे, तो निश्चित तौर पर जिस परियोजना की बात हो रही है, जिस घोटाले की बात हो रही है, मैं बताना चाहूंगा अगर उसमें कोई ऐसी चीजें निकल कर आती है तो उसके सारे तथ्य, उसके सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जाएंगे और उस आधार पर सरकार को घेरा जाएगा और उस आधार पर जड़ तक उस चीज को खोदा जाएगा। बोल भाई, जैसे भी स्कैम हुए काफी टाइम हो गया, हालांकि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, तो मतलब आप इसकी सीबीआई जांच के सपोर्ट में हो? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता के खिलाफ सीबीआई जांच आज तक हमारे विकासनगर विधानसभा हो या चक्राता विधानसभा हो, किसी भी नेता पर सीबीआई जांच नहीं हुई है। तो क्या आप इसके सपोर्ट में हो कि अभी इस स्कैम की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? जब उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा मित्र विपक्ष की भूमिका में हो, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो भाजपा मित्र विपक्ष के रूप में काम करती है, जब भाजपा सत्ता में रहती है तो कांग्रेस मित्र विपक्ष के रूप में काम करती है। तो जब ये स्थिति हो तो वहां पर कौन सीबीआई जांच करवाएगा? मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जनता एक बार मौका देकर देखें। अगर सुद्धो वाला जेल हो या अन्य और जो जिलों के कारागार हो, उसमें अगर जगह ना बढ़वाने पड़े, अगर एक्स्ट्रा कमरे ना बनवाने पड़े, तब कहना, क्योंकि ये तो आपस में सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, ये आपस में आपसे कार्रवाई नहीं करवाएंगे। पर निश्चित तौर पर अगर भाजपा और कांग्रेस से हटकर प्रदेश में जिस दिन कोई दूसरी नई सरकार आएगी, दूसरे दल की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर आधे से ज्यादा विधायक और आधे से ज्यादा मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे होंगे। इसके पीछे सबसे बेहतर लॉजिक यही है कि ये आपस में मित्र विपक्ष की भूमिका में, इसलिए किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बॉय भाई, आज की डेट में युवाओं के बीच एक डर और फैलता जा रहा है, वो है पेपर लीक के बारे में। स्पेशली जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डर ऐसा है कि जो पेपर लीक माफिया है, स्पेशली मैं अगर नाम कोट करूं तो हकम सिंह का जो पेपर लीक माफिया है वो जेल से बाहर आ चुका है। तो उनके बीच में एक डर का माहौल और बढ़ गया है कि भैया पेपर लीक फिर शुरू हो जाएंगे। देखिए, पेपर लीक का जो मसला है लंबे समय से चलते आ रहा है। हम लोग खुद तैयारी के दौर में थे। हम लोगों को जब इस चीज का पता लगा तो हम लोगों ने इसे कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की, कि इससे जड़ तक जाने की कोशिश की, तह तक कि वास्तव में ये हो भी रहा है या एक र्यूमर्स है। जब इसकी छानबीन शुरू की गई तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे जो एविडेंस थे वो हाथ लगे, जिस आधार पर हम माफियाओं तक पहुंच पाए और उनका पर्दाफाश हुआ। पर उस दौर में भी उन माफियाओं को सरकार का संरक्षण, नेताओं का संरक्षण, पूरे सिस्टम का संरक्षण जो मिल रहा है, उससे ये स्वाभाविक सी बात है कि युवाओं के अंदर डर होगा।
तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी के अंदर डर होगा बिल्कुल कि माफियाओं को सरकार, नेता और सिस्टम कहीं ना कहीं शह दे रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं बचा रहा है, तो ये डर तो होगा। पर मैं निश्चित तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगार संघ के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी गई, काफी हद तक उसमें काफी सुधार आया है। मैं इस बात को बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ कि 100% सुधार आया है, और हाँ, काफी हद तक सुधार आया है और बहुत सी चीजें बची हुई है। और वो चीजें इसलिए बची हुई है कि जो परीक्षा माफिया पकड़े गए, उन परीक्षा माफियाओं के लिंक का पूरे पब्लिक ने देखे हैं कि कोई किसी नेता के साथ है, कोई किसी नेता के साथ है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े परीक्षा माफिया अन्य पकड़े गए, मनराल जैसे, उनके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी के साथ पार्टनरी वाले जो फोटो शेयरिंग हुए, जो खनन कारोबार में जो संलिप्त हैं, तो तमाम प्रकार की चीजें जब आई तो ये समझ में आ गया कि बहुत बड़े स्तर पर ये एक बहुत बड़ी चैन है। अगर ये लोग अपराधी हैं, मतलब पेपर लीक के स्पेशलिस्ट हैं एक तरीके से, तो इनको जमानत क्यों करवा रहे हैं? कौन है, कौन अधिकारी या फिर कौन नेता जो इनमें उनको जमानत देने के लिए या फिर बिल्कुल उतावला हो रखा कि नहीं इनको जेल में नहीं बाहर रखो, स्पेशली तब जब किसी चीज का पेपर हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, सरकारी पेपर हो, उस टाइम इनको जमानत मिलके बाहर आ जाते हैं और फिर सेम चीजें वापस प्रोसेस हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि इसमें नेताओं और सरकारों का संरक्षण रहता है और जमानत की जो प्रक्रिया है वो एक न्यायालय के माध्यम से गुजरती है, और न्यायालय के समक्ष एक माफिया का वकील होता है और दूसरा वकील सरकार का होता है। आयोग का होगा या उत्तराखंड सरकार का होगा या उत्तराखंड पुलिस का होगा, उत्तराखंड एसटीएफ का होगा, जो उनकी तरफ से वकालत कर रहा होगा। कहीं ना कहीं जब सरकार ही किन्हीं माफियाओं को बचाना चाह रही हो तो उनका वकील कितना कर पाएगा या वो किस आधार पर बहस कर पाएगा, किन तथ्यों के आधार पर बहस कर पाएगा। इसलिए जो सरकारी वकीलों के द्वारा जो कमजोर पैरवी लगातार की जा रही है, उसका ये नतीजा है कि इस प्रकार के जो माफिया हैं वो बचकर निकल के आ रहे हैं, वो बाहर आके फिर से दूसरे पेपरों में संलिप्तता पाई जा रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक माफिया एक पेपर में पकड़ा गया हो। कई ऐसे माफिया है, हाकम सिंह ही देख लो, कितनी परीक्षाओं में उसका नाम आया है। तो ये चीजें दोहरा क्यों रही है? क्योंकि उन्हें डर नहीं है कि कौन हमारा क्या कर लेगा। सरकार हमारी है, नेता हमारे हैं, सिस्टम अपना है। तमाम प्रकार की जो ये चीजें हैं, जो ये इनके हौसले जो बुलंद हुए हैं, अगर ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से सरकारी वकील पैरवी करने लग जाएं और मानवता को देखते हुए, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को देखते हुए, उन सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हुए अगर पैरवी की जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे एविडेंस है कि जिससे कि ये कभी बाहर ना पाए, जिससे कि इनकी जितनी संपत्ति है वो कुर्क हो जाए। पर उन चीजों पर फोकस नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल जब जन आक्रोश दिखाई देता है, जब युवा आक्रोश दिखाई देता है, उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए, उस आक्रोश को दबाने के लिए तमाम प्रकार से समय समय पर कुछ फैसले लिए जाते हैं, जिससे कि वो आक्रोश ठंडा हो जाए और फिर से वो सिलसिला चलता रहे। जैसे अभी पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक के मैटर में सीबीआई ने आपसे भी पूछताछ की, तो इस पेपर लीक के मैटर में आपका कनेक्शन क्यों जोड़ा रहा है? आपको उसमें क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? क्या सरकार को डर है कि हमारा जो भी भांडा है वो फोड़ ना दे, कि जो चीजें सारी ऑन रिकॉर्ड या फिर पेपर पे निकाल के बाहर ना जाए? देखिए, सीबीआई ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया, वो एक हो सकता है कि जांच प्रक्रिया के तहत बुलाया हो, कि जिस प्रकार से सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पे डाला था कि अभी पेपर चल रहा है और पेपर बाहर आ चुका है, तो उन्होंने इस उद्देश्य के साथ हमें बुलाया कि पेपर चलने के दौरान आपके पास कहां से पेपर, क्या हुआ, क्या कैसे आया। हमने उन चीज को वहां पर रखा, उन चीज के एविडेंस भी दिए। उस आधार पर सीबीआई की जो 8-9 घंटे की जो पूछताछ थी, उसमें सारी चीजें निकल कर आई और हमने उस आधार पर उन्हें दिया है। पर कहने का मतलब ये है कि सरकार भी टारगेट करती है, सरकार भी चाहती है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा हो, जो सरकार से टकरा रहा हो, उसको कैसे धराशायी किया जाए, उसे कैसे डराया जाए, उसे कैसे धमकाया जाए। तो ये कोशिशें रहती है कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर उस व्यक्ति को डराया जाए, धमकाया जाए या चुप कराया जाए जो सरकार के खिलाफ बोलता है। पर निश्चित तौर पर जो सच्चाई होती है वो कभी डगमगाती नहीं है।
जो सत्य होता है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। इस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं और तमाम प्रकार की कोशिशें हुई इस दौरान जब से हमारा संघर्ष शुरू हुआ है। पर कभी भी हम परेशान जरूर रहे पर कभी हारे नहीं। और मैं चाहता हूं कि सीबीआई ने तो हमें पूछताछ के लिए बुलाया है, हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे सरकार से कि जो जांच एजेंसियां हैं उसमें बेरोजगार संघ का एक मेंबर रखा जाए जांच कमेटी में, और बेरोजगार संघ का जो एंगल है उस एंगल के आधार पर भी जांच कमेटी को जांच करनी चाहिए। तब जाकर बहुत से और ऐसे खुलासे हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं, बहुत से ऐसे नकल माफिया है जिन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि तब और ज्यादा तरीके से इसके तह तक जाया जा सकता है और इन लोगों को पकड़ा जा सकता है। अच्छा बॉय भाई, जैसे भी आपने बेरोजगार संघ की एक बात बताई जिससे आपको पहचान मिली, बेरोजगार संघ, आपने उसको छोड़ना सही क्यों समझा? बेरोजगार संघ तो ने तो आपको इतनी पहचान दे दी कि आप इलेक्शन तक लड़ने को बेरोजगार संघ के थ्रू तैयार है, तो आपने बेरोजगार संघ छोड़ा क्यों? देखिए, बेरोजगार संघ के हम फाउंडर मेंबर है सब लोग, जितने भी शुरू के साथी थे, और ये रजिस्टर्ड संगठन है, ये कोई ऐसा नहीं कि अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड संगठन है। और हम लोगों ने संघर्ष किया, जब सब लोगों ने संघर्ष किया तो संघर्ष की बदौलत ही बेरोजगार संघ बन पाया और सरकार और प्रशासन में बेरोजगार संघ की पूरे प्रदेश में गूंज गई। उसके बाद जब युवाओं ने हमें चुनाव लड़ाया तो निश्चित तौर पर हम भी नहीं चाहते कि एक बेरोजगार संगठन जो छात्र हित के लिए हमेशा लड़ता आया है और लड़ता रहेगा, कि उसमें कोई ऐसी बिल्कुल राजनीति ना घुसे कि वो राजनीतिक तरीके से बदनाम हो जाए। तो हमें जब चुनाव युवाओं के द्वारा लड़ाया गया तो चुनाव लड़ने के बाद हमने युवाओं को कहा कि हमारा रहना यहाँ पर ठीक नहीं है, पर एज ए संरक्षक के रूप में बेरोजगार संघ में ताउम्र हम रहेंगे। संरक्षक के रूप में जब तक भी ये संगठन चलेगा तब तक हम रहेंगे। और हम पे एक राजनीतिक धब्बा लग गया है, एक पॉलिटिशियन का धब्बा लग गया है, तो मेरा बेरोजगार संघ में अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहना कहीं ना कहीं वो युवाओं को भी युवाओं की जो लड़ाई है वो शायद कमजोर हो सकती थी, इसलिए हमने वहां से हट करके वहीं जो वो लोग हैं वो उसका नेतृत्व करें और हम संरक्षक के रूप में जहाँ भी जरूरत पड़ी। और आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष के इस्तीफे देने के बाद से जब फिर से पेपर लीक कांड हुआ तो हमने एज ए संरक्षक के रूप में 8 दिन 8 रात परेड ग्राउंड में गुजारे और नतीजा ये रहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पहली बार वहां पर झुकना पड़ा और वहां संघर्ष धरना स्थल पर आकर सीबीआई जांच की मांग पूरी करनी पड़ी। तो एकता और संघर्ष का जो मेल है ये वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत ही इस तरीके से है कि अगर इन दोनों रास्तों पर अगर इंसान सत्य मार्ग पर चलता है तो निश्चित तौर पर ये पूरा होता है और बड़ी से बड़ी सत्ता और बड़े से बड़े सत्ताधीश झुकते हैं। अभी आप बेरोजगार संघ के तो अध्यक्ष रहे हैं, क्या आप उस दौरान या उसके बाद कभी यूकेडी के हिस्सा रहे? नहीं, देखिए हम यूकेडी के हिस्सा तो नहीं रहे हैं, पर हाँ जब हमने चुनाव लड़ा है तो यूकेडी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र से कोई प्रत्याशी ना उतार करके 4 अन्य जगहों पर प्रत्याशी उतारे, यहाँ पर समर्थन दिया है, बल्कि हम यूकेडी के हिस्सा नहीं रहे हैं। बॉय भाई, हमने आपको एक आंदोलनकारी से नेता बनते देखा है, लेकिन इस सफर में आपके ऊपर मुकदमे भी होते रहे, क्या इस सिस्टम से लड़ने का एक तोहफा है आपके लिए? देखिए, अगर सत्ता के खिलाफ कोई बोलेगा, सत्ता की कमियों को उजागर करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर एक तानाशाही जिसे हम कहते हैं वो सारी सरकारें करती है। और सरकार ऐसे व्यक्तियों को डराने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को चुप कराने के लिए जो सत्ता के खिलाफ बोलता है, उनकी कमियों को उजागर करता है, एक विपक्ष की भूमिका निभाता है, उस पर मुकदमे दायर इसलिए करती है कि वो चुप हो जाए, वो डर जाए, पीछे हट जाए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर संघर्ष करोगे, सड़कों पर लड़ोगे तो मुकदमे होंगे, पर वो मुकदमे क्यों हुए हैं? क्या चोरी का मुकदमा है? क्या गुंडा एक्ट कोई ऐसा है कि जिसके खिलाफ कोई असामाजिक तत्व जो होते हैं उस तरीके का? हम संघर्ष, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, छात्र हित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। वो मुकदमे अगर लगे हैं तो मुकदमे हमारे गहनों की तरह हैं, वो स्टार है, जितने मुकदमे लगेंगे उतने स्टार आपके चढ़ेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं मुकदमों की बदौलत एक आंदोलनकारी से एक नेता के रूप में स्थापित किया है
अच्छा, अभी जैसे मुकदमे होते रहते हैं, अभी जब आप जिस सफर में हो इसमें ठीक है सरकार दबाने के लिए या चुप कराने के लिए आपको मतलब मुकदमे करते हैं। इसमें एक मुकदमा है जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, काफी हाईलाइटेड हुआ, जो केस था सचिवालय का आर मीनाक्षी के साथ। वो विवाद क्या था, वो मैटर क्या था एक्चुअल में? देखिए, वो जो मैटर था इसमें तमाम प्रकार की मीडिया के सुर्खियों में ये मामला रहा। इसमें मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा जो सचिव है और सबसे सीनियर और पावरफुल जिसे विधायी सरकार में माना जाता है, उनके द्वारा ये कहा गया कि बॉबी पवार ने मेरे ऑफिस में आकर मुझ पे जूता मारा, मुझे जूता मारा गया। तो ये तमाम प्रकार के आरोप बॉबी पवार को बदनाम करने के लिए, ये तमाम प्रकार के आरोप बॉबी पवार पर कार्रवाई करने के लिए जो लगाए गए, तो हमने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। और सीधी सी ये बात है कि जब ये मुकदमा हुआ तो उनका पहले दिन स्टेटमेंट दूसरा था, दूसरे दिन स्टेटमेंट दूसरा था। पहले दिन कह रहे थे कि बॉबी पवार कोई टेंडर को लेकर आए थे और ये इनको व्यक्तियों को ये ठेका नहीं दिया गया इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो हमने जवाब मांगा कि आप ये बता दीजिए कि किस ठेके की बात हो रही थी, बॉबी पवार किस ठेके को लेकर आए थे। तो वहां पर दूसरे दिन उनका बयान बदल जाता है। पर कहने का मतलब ये है कि उस घटना के बाद एसआईटी गठित कर दी जाती है जांच में कि बॉबी पवार ने ऐसा किया, एसआईटी गठित हो जाती है। एसआईटी गठित होने के बाद हमारे बयान होते हैं। पर आज 1 साल से भी अधिक का समय हो गया, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या आनी है और क्या होना है। पर जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ वो कोई ऐसा नहीं है कि घटनाक्रम किया गया है। वो घटनाक्रम इसलिए हुआ है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराई हुई है, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर इस प्रकार की चीजें चलेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी कि आम जनता भी अपनी ताकत को पहचान के कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई बड़े से बड़ा नेता हो, उसको इसी तरीके से जवाब देने का वो मादा रखेगी। अच्छा, अभी आपके ऊपर कितने जो केसेस हैं कितने पेंडिंग हैं? क्योंकि मुकदमे जैसे आपने बताया सफर में मुकदमे होते रहते हैं, तो इस सफर में अभी आपके ऊपर कितने मुकदमे ऐसे हैं जो सरकार ने लगा रखे हैं और वो पेंडिंग छोड़े गए हैं? देखिए, हमारे ऊपर कई इन संघर्ष के दौर में कई मुकदमे लगे हैं, फिर कई मुकदमों में क्लीन चिट मिलती गई, कई मुकदमे समाप्त होते गए। वर्तमान समय में भी लगभग 10 से 12 मुकदमे जो चल रहे हैं और वो भी आने वाले समय में जब उस पर कुछ साबित नहीं हो पाएगा तो सीधी तौर पर जिला न्यायालय से या उस न्यायालय से उनको क्लीन चिट मिलनी है, क्योंकि हमने संघर्षों के माध्यम से ही चीजों को अंजाम दिया है और उसके तहत सरकार ने झूठे जो मुकदमे लगाए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो भी सब खारिज होंगे। बॉय भाई, अब आपको ग्राउंड लेवल पर काम करने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या 2027 कॉन्फिडेंट हो? देखिए, हमने तो जब लोकसभा लड़ा है तो विधानसभा लड़ना स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा लड़ेंगे और हम लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार मुद्दों पे बोल रहे हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में खड़े हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हमें तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पूरी शिद्दत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ताल ठोक सकते हैं। पर उसके बाद का जो काम है, उसके बाद का सारा काम जनता का है। जनता को अगर लगेगा कि वास्तव में बदलाव होना चाहिए, जनता को अगर लगेगा कि 70 साल से हम जिस नेता और जिस परिवार को ढो रहे हैं वहां से बदलाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जनता इसको बदलेगी। और खासकर अगर युवा वर्ग को अगर लगेगा, युवा वर्ग अगर भविष्य की संभावना को देखते हुए एक बदलाव करना चाहेगा, एक प्रयोग करना चाहेगा, तो युवा वर्ग का रुख जिधर होगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होना स्वाभाविक है। आप 2027 में ठीक है, आपने बताया कि आपने लोकसभा लड़ा है तो विधानसभा ठीक है आप लड़ेंगे, तो 2027 में जो चुनाव होना है आप कौन सी सीट से फाइट करने वाले? देखिए, हमने कई बार बोला हमारा गृह क्षेत्र चक्राता है। पहली प्राथमिकता हमारी चक्राता की है और पहली प्राथमिकता इसलिए भी हो जाती है कि जब लोकसभा लड़ा गया तो चक्राता की जनता के द्वारा भी बहुत बड़ा प्यार और समर्थन दिया गया। अगर आज हम उस क्षेत्र को छोड़कर अगर जाएंगे तो हो सकता है कि चक्राता की जनता कल के दिन मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएं कि हमने लोकसभा में वोट इसलिए दिया था कि हमें आपको नेता बनाना था, हमें चक्राता के लिए एक ऑप्शन बनाना था और आप मैदान छोड़कर भाग गए। कल के दिन ये आरोप और प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए चक्राता से ताल ठोकी जाएगी, चक्राता से चुनाव लड़ा जाएगा, केवल इसलिए कि उस जनता को बताने के लिए
अगर जनता वास्तव में चाहेगी कि बदलाव होना है तो जनता बदलाव करेगी, और अगर जनता नहीं चाहेगी, या जिस प्रकार का एक प्रचलन चक्राता विधानसभा में पूर्व से चलता आ रहा है कि लोग व्यक्ति विशेष को मान करके वोट करते हैं, लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में पढ़ करके वोट को प्रभावित करते हैं। अगर वो व्यवस्था रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी चीजें फिर देखी जाएगी। आने वाले समय में हमें अपना रास्ता देखना पड़ेगा, पर हम पहली बार में ही मैदान को नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि ऑप्शन और भी है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव लड़ा, 5 विधानसभाओं में तो बड़ा मजेदार हमारा मुकाबला रहा दोनों राष्ट्रीय दलों से। तो कम से कम अपने गृह क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने लोगों को बताने का ये प्रयास है कि ये बदलाव का समय है। जो ये लोग हमेशा से कहते आए हैं कि ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो देखिए हम विकल्प थे या नहीं थे ये हमने तय नहीं किया, पर हम जब लोकसभा के लड़े तो जनता ने विकल्प बनाया है, और अगर जनता ने विकल्प बनाया है तो हमारा ये नैतिक धर्म है कि हम विकल्प बनकर खड़ा रहे। जनता अगर वास्तव में इस विकल्प को पसंद करना चाहेगी तो जनता चुनेगी और जनता बदलाव करेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा चक्राता विधानसभा से इलेक्शन के लिए उतरेंगे, इलेक्शन के मैदान में आएंगे। चक्राता जो सीट है वो काफी सालों से एक तरीके से आप मानो तो एक अभेद किला है, तो आप पर्सनली क्या फील करते हो कि जो अभेद किला है उसको ढाने में मतलब आप सक्षम हो कि जो अभेद है उसके किले को हम भेद करके आएंगे? देखिए, मैं हूं या कोई दूसरा प्रत्याशी है, ये वो तय नहीं करेगा कि ये किला भेदा जाएगा नहीं भेदा जाएगा। ये तो जनता ने तय करना है कि उस किले को भेदना है नहीं भेदना है, या भेदा जाएगा या नहीं भेदा जाएगा। ये हम सबको पता है कि चक्राता सीट एक ऐसी सीट है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी जो मजबूती में जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो है, और लंबे समय से हैं, पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहा है। हमेशा के लिए वो कांग्रेस नहीं रही है जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया है। हमेशा के लिए रावण भी नहीं रहे हैं जिन्हें कहा जाता था कि ये तो अमर है, ये तो सारी चीजें हैं। तो अमर और अजर कुछ भी नहीं है, समय जब जिसका आएगा उसे जाना तय है। पर जिस प्रकार से हम लंबे समय से कुछ चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में मातृशक्ति के द्वारा हो, युवा शक्ति के द्वारा हो, एक बदलाव सा आने लगा है। लोग अब प्रश्न पूछने लगे हैं नेताओं से, लोग अब ये सवाल पूछने लगे कि ये मेरा अधिकार था कहाँ गए। लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने लगे हैं। जो लोग बिल्कुल चुप रहा करते थे वो लोग अब कहीं ना कहीं अपनी जानकारी के लिए कहो या क्षेत्र के विकास के लिए कहो, वो आवाज उठाने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव होता है, और ये बदलाव के संकेत जब मिलने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बदलाव तो होगा। अब किस प्रकार का बदलाव होगा वो तो समय तय करेगा। सर 2027 में जो चुनाव होने वाला है, आप किसी के सपोर्ट मतलब किसी पार्टी के सपोर्ट से लड़ने वाले? क्योंकि जैसे आप अभी मतलब मैंने कई लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना होता है, तो मैंने कई लोगों से सुना है कि हमने केवल चक्राता सीट जीतनी है, चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे कोई स्वाभिमान मोर्चा जीते, चाहे कोई एक उत्तराखंड क्रांति दल जीते, हमने केवल चक्राता सीट जीतनी है। तो क्या आप मतलब ऐसा लगता है कि आप बीजेपी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स यूकेडी के सपोर्ट से मतलब चक्राता सीट को मतलब जीतना चाहते हो? तो ऐसा भी है कि आप बीजेपी या फिर यूकेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, यूकेडी के साथ तो बातचीत चल रही है। जिन जगहों पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ेंगे उन जगहों पर यूकेडी के प्रमुख प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। जिन जगहों पर, जिन विधानसभाओं में यूकेडी के प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ेंगे वहां पर स्वाभिमान मोर्चा के प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। इस तरीके का जो प्रस्ताव है, ये इस पर बैठकें लगातार चल रही है, इस पर सहमति बनेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि चक्राता जीतना है, तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो लगातार 70, 72, 75 वर्षों से ये देख रहे हैं कि चक्राता जीतना है। मैं भाजपा बीजेपी चक्राता की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी 4-5 गुटों में बढ़ चुकी है। अगर बीजेपी चक्राता के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, अगर वो 4-5 गुटों में बढ़कर चक्राता किले को भेज सकते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहां पर जाकर उसे भेजिए। पर अगर ऐसा नहीं लगता है तो जब अब एक नया ऑप्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है
युवाओं के माध्यम से चुनाव लड़वाया जाएगा। और अभी रिसेंटली लोकसभा में थोड़ा मनोबल बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से उस अभेद किले को भेदा जा सकता है। इस पर उन्हें सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर तो भाजपा का काडर वोट होता तो हम मान सकते थे कि ठीक है, भाजपा के टिकट से जो आएगा वो जीतेगा। पर जब भाजपा का काडर वोट नहीं है, तो ये सब लोगों को समझना चाहिए कि चक्राता के भीतर जो विपक्ष में पड़ने वाला वोट है वो लगभग एक जगह गिरे तो उस अभेद किले को भेदा जा सकता है, जो आज तक भेदा नहीं गया। भाई एक चीज और है, एज अ उत्तराखंडी या फिर जौनसार भाबर का निवासी होने के नाते मैं एक चीज काफी चीजें फील करता हूँ। हमारे यहाँ काफी नदियां हैं, पानी का भरमार है, काफी डैम भी बने, और हमारे जो उत्तराखंड में टिहरी डैम है, वहां से हमारे जो लाइट सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, दिल्ली तक सप्लाई होती है। लेकिन उसके बाद भी, इतने सारे डैम होने के बाद भी बिजली का मतलब बिजली यूनिट का प्राइस देना पड़ता है सरकार। क्यों? इतना संसाधन होने के बाद भी हमें मतलब उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों देना पड़ता है? दिल्ली जैसे इतने बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री हो सकती है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश के भीतर दिल्ली से महंगी बिजली है। उस प्रदेश के भीतर भारत देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनसे महंगी बिजली यहाँ मिलती है। तो सीधा सा ये मतलब है कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके बाहर के लोगों ने यहाँ पर लूट मचाई है। यहाँ की सरकारों ने खुली छूट दी है बाहर के लोगों को कि आप आओ, लूटो और जाओ। अगर वास्तव में यमुना की बात कर लीजिए, यमुना में कितने डैम हैं, टोंस की बात कर लीजिए कितने डैम हैं, आप फिर आगे गंगा, अलकनंदा और भागीरथी और तमाम प्रकार की जो हमारी नदियां हैं, कितने डैम हैं। और उसके बावजूद इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें चिढ़ाती है कि ये देखिए कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके यहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो हम नहीं देंगे। ये वो माफिया कहते हैं, वो सरकारें कहती है जो यहाँ पर संचालित हो रही है। इसके अलावा ये बिल्कुल जायज मांग है, यहाँ के लोगों को तो कम से कम बहुत मिनिमम रेट पे बिजली मिलनी चाहिए थी। खासकर और जो डैम बनते हुए जिन लोगों के गांव डूबे हैं, जो डूब क्षेत्र में आए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को तो हमेशा के लिए आजीवन की फ्री बिजली होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बिजली की बात करिए, टिहरी डैम इतना बड़ा डैम है, एशिया का सबसे बड़ा मैं डैम से कहूंगा, और 44 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, टिहरी से शुरू होता है 46 तक जिसका लंबाई है। उस डैम में वो एक मिनी समुद्र है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए के तो मछली उत्पादन का बिजनेस शुरू हो सकता है, और मछली उत्पादन होता है। और ये पूछिए कि वहां पर मछली उत्पादन कर कौन रहा है, कहाँ की कंपनी है, कहाँ के लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर जब तक उत्तराखंड के लोगों का अधिकार नहीं होगा, जब तक यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने का अधिकार मूल निवासियों को नहीं मिलेगा, तब तक ये स्थितियां नहीं सुधरने की, तब तक यहाँ की जो जीडीपी का हो या तमाम प्रकार से अन्य जो अर्निंग के सोर्स हैं, राजस्व की जो कमाई है उत्तराखंड सरकार की, वो बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ केवल उत्तराखंड में अधिकारियों ने अपनी तिजोरियों को भरा है, अधिकारियों ने तिजोरी भर के यहाँ से पैसा कमा के दूसरे स्टेटों में जमीन खरीद रहे हैं, दूसरे स्टेटों में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो यहाँ से कोई आसानी से उनकी जो प्रॉपर्टी के जो कागज हैं या जो जितना भी उनका जो साम्राज्य जो खड़ा कर रहे हैं वो उसकी डिटेल ना निकाल पाए। ये स्थितियां चल रही है। यहाँ के नेताओं ने जो एक बार विधायक बन गया, 7 पुस्तकों के लिए उन्होंने कमा कर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की जो एक परिपाटी है, कॉमन सी परिपाटी हो चुकी है। कुछ इसमें नेता ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो हवा का रुख देखते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होनी है, तो वो सत्ता परिवर्तन होने से पहले वो पाला पलट लेते हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए कि अगर मैं विपक्ष में रहा तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी। और मिली भगत से ही इस 25 वर्षों से 26 वर्षों से इस प्रदेश को लूटा है। और ये फैक्ट है बिल्कुल कि जब तक कोई तीसरे दल की सरकार इस प्रदेश में नहीं आएगी, तब तक इन 2 दलों के नेताओं पर, जो महाभ्रष्ट जो नेता है
उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनको कोई जेल नहीं भेज सकता, उनकी संपत्तियों की जांच नहीं हो सकती। पर निश्चित तौर पर जिस दिन कोई तीसरे दल की सरकार यहाँ पर आएगी, निश्चित तौर पर इन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच होगी, इनके जो काले कारनामे हैं उनके चिट्ठे भी बाहर निकलेंगे और इनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। इस बात को जनता को समझना पड़ेगा कि हमेशा से ही जो जनता चाहती है कि इस प्रदेश का विकास कहाँ रुका हुआ, तो विकास यहाँ रुका हुआ है। जिन्हें हम अपने रक्षक मान रहे हैं वो भक्षक बन चुके हैं, जिन्हें हम ये मान चुके हैं कि ये विकासवादी सोच वाले लोग हैं, वो विकासवादी सोच वाले लोग नहीं है। वो वास्तव में इस प्रदेश को लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने यहाँ से पैसा कमा के विदेशों में जाकर के बिजनेस खड़े किए हैं, विदेशों में जाकर के मकान लिए हैं, दुकान ली है, प्रॉपर्टी ली है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तब हो पाएगी जब यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। बोए भाई, जैसे भी सरकार डेवलपमेंट की बात करती है और हमारे विकासनगर विधानसभा या फिर चक्राता विधानसभा है, उसको 4 लेन रोड से जोड़ा जा रहा है। 4 लेन रोड का मतलब आगे से स्वीकृति हो चुकी है कि आप 4 लेन से इसको जोड़ो। मैं थोड़ा पर्सनली इससे भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आप लेन तो 4 जोड़ रहे हो, लेकिन हमारे जौनसर बाबर क्षेत्र में एक जजरेट नाम की जगह है, उस सालों से वर्षों से ऐसी की वैसी पड़ी है। हर साल वहाँ मतलब ऊपर से पहाड़ खिसकते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा है। तो सरकार इसको लेके क्यों नहीं काम करे? आप 4 लेन तो बना दो, ठीक है, लेकिन ऊपर जब आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो वहाँ तो हालत वैसी की वैसी है। देखिए, जो जजरेट यहाँ के ठेकेदारों के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के सरकारों के लिए एक दुधारू गाय के रूप में है। वो एक ऐसी दुधारू गाय है जो खूब दूध दे रही है और जिससे ठेकेदार भी मजे ले रहा है, नेता भी मजे ले रहा है, विधायक भी मजे ले रहा है और सरकार भी मजे ले रही है। जिस जजरेट के ट्रीटमेंट में, जिस जजरेट को ठीक करने में ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का खर्चा आए, सालों से हजारों करोड़ खर्च कर गए केवल और केवल बरसात के महीनों में, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? उसका परमानेंट सॉल्यूशन कौन करेगा? क्या जनता करेगी? क्या किसान करेगा? क्या काश्तकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि करना तो विधायक को है जी। जब कोई मांग मनवाने या कोई काम करवाने किसी विभाग में घुसते हो, शासन में जाते हो, तो बड़े उसके साथ कहा जाता है कि विधायक के लेटर पे लाइए। तो क्या विधायक का लेटर इस जो जजरेट जैसी बीमारी है इसके लिए नहीं बना है? क्या विधायक इस पर कार्रवाई नहीं करवा सकता है? क्या विधायक इसके विकास मॉडल को तैयार नहीं कर सकते? जजरेट से कैसे निजात पाई जाए, जबकि वो एक सिंगल लाइफलाइन है चक्राता को जोड़ने वाली। तो इस पर इतने गंभीरता से क्षेत्रीय विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर इतनी गंभीरता से सत्ता में बैठे हुए जो सरकार के लोग हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और जजरेट का जो पुल है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि डीपीआर भेजी गई थी और पुल बनेगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां का जो पुल है वो इस प्रकार से सक्सेस हो पाएगा। इसके लिए कोई परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा जिससे कि वो जजरेट का जो झंझट है हमेशा के लिए खत्म हो, और तब जाकर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और निश्चित तौर पर अगर जनता हमें अवसर देती है तो जजरेट ही नहीं, जजरेट जैसे और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीजें हैं कि बरसात का समय हो या जब बर्फबारी बहुत बड़ी मात्रा में होती है तब रोडों का बंद होना हो, तो इसके लिए व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर काम किए जाएंगे। क्योंकि चक्राता एक ऐसा क्षेत्र है कि जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, पर आप ये देख लीजिए कि त्यूनी से जब देहरादून के लिए चला जाता है उतने में हल्द्वानी का बंदा देहरादून पहुंच जाता है, पर त्यूनी का बंदा देहरादून नहीं पहुंच पाएगा। ये इतना दूर क्षेत्र में हमेशा इस बात की चिंता करते रहता हूँ। जब भी कभी कहीं बैठते हैं, अपनी चाय पे जब चर्चा होती है, कई मीडिया पॉडकास्ट और मीडिया बाइट में मैं इस बात को कह चुका हूँ और जिक्र कर चुका हूँ कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट होने के नाते चक्राता जो क्षेत्र का है बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है, बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है। विकास की जिस इस राह पर चक्राता को चलना चाहिए था, नहीं हो पाया है। वो इसका यही कारण है कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और बहुत ऐसे क्षेत्र आज भी है जो कई गांव सड़कों से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। कई गांव में आज भी इस प्रकार से है कि 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है चढ़ाई,
तब जाकर गांव में पहुंचा जा सकता है। चक्राता में अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, चक्राता में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। तमाम प्रकार से जो ये उपेक्षा चक्राता की हुई है, इसके लिए हम चक्राता वासियों को ये भी कहना चाहिए कि चक्राता को एक अलग जिला बना करके वहाँ का विकास हो सकता है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, कभी भी हम उत्तराखंड लेवल पर अनेक जिलों में हम दौरा करते रहते हैं, तो खासकर लोगों की भावनाएं, लोगों की धारणाएं ये है कि उत्तराखंड पहाड़ है और उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून मैदान है, जबकि ये बिल्कुल भिन्न है। आपको देखा कि चक्राता जैसा पहाड़ तो बहुत ऐसा दूरस्थ पहाड़ है। तो कहीं ना कहीं ये मांग क्षेत्रवासियों को करनी चाहिए कि चक्राता को एक जिला बनाया जाए, और चक्राता को जिला बना करके कहीं ना कहीं चक्राता को ही केंद्र बिंदु मानते हुए, जिले का मुख्यालय मानते हुए, तब जाकर चक्राता का विकास हो सकता है, तब जाकर चक्राता आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए ये मांग हो या ये प्रश्न हो, विधानसभा के अंदर कब से गूंज जाना चाहिए था, पर हमारे विधायक को तो ये मतलब नहीं है कि वो इस प्रकार की सोच को आगे रख सके। जिस विधायक ने 70 सालों से चक्राता के भीतर अपना एक स्थायी कार्यालय न खोला हो, एक गरीब जिसके पास 500 रुपए नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, अगर विधायक के पास कोई काम है तो 2000-3000 रुपए खर्च करके अपने काम के लिए देहरादून यमुना कॉलोनी की दौड़ लगाने पड़ती है। क्या विधायक उसके खर्च का वहन करता है? क्या विधायक ने कभी ये सोचा कि एक गरीब आदमी मुझसे मिलने के लिए इतनी दौड़ क्यों करेगा? क्या विधायक ने कभी अपना स्थायी कार्यालय चक्राता विधानसभा के अंदर स्थापित किया? नहीं किया। चुनाव में 50 कार्यालय खुल जाते हैं। क्यों? तब उन्हें चुनाव जीतना होता है, तब उन्हें चुनाव जीतना होता है। पर लोगों की समस्या के निराकरण करने के लिए, लोगों की समस्या को सुनने के लिए कोई कार्यालय नहीं होगा, उसे यमुना कॉलोनी जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को, जनता को इस पे सोचना चाहिए कि ये किस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं। हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो जनता के लिए कार्यालय नहीं खोल पाए? हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो स्वास्थ्य पे कभी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं? हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो शिक्षा पर कभी बात नहीं करते हैं? हम किस विधायक की बात कर रहे हैं कि चक्राता के जो ऋषिकेश और देहरादून से बसें भरती है सुबह टीचरों के, और दूरस्थ गांव में जाकर 12 बजे पहुंचते और फिर स्कूल चालू करते और 3 बजे वापस चल जाते हैं, उस पर विधायक चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे। हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? त्यूनी जैसे क्षेत्र में हर साल कई मर्डर हो जाते हैं, विधायक कभी उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। तो अगर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो देते रहिए वोट, और अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो निश्चित तौर पर बदलाव करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉबी कुमार को वोट दीजिए, पर निश्चित तौर पर बदलाव तो करिए, एक नए चेहरे को तो लाइए। अगर वो भी काम ना करे तो 5 साल बाद आपके पास चाबी है, आप बदल दीजिए। आप व्यवस्था बदल सकते हैं। व्यवस्था बदलने के लिए लोकतंत्र में जनता के पास चाबी दी गई है, और आप एक चीज को ढोते रहे हैं, आप एक चीज पर ही चलने को तैयार हैं। आप वही दैवीय आपदा से लेकर जिला योजना से लेकर टीएसपी और एससी पर, उस पर ही सारी बहस और चर्चाएं खत्म हो जाती है। साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर चक्राता के लोगों को वास्तविक विकास के रूप में, वास्तविक विकास मॉडल पर बात करनी है, आइए एक मंच पर बिठाइए और बताइए कि क्या विजन है। हम तो कहते हैं, आज जनता को भी कह रहे हैं कि हम ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में, आपने विकल्प बनाया है, हम विकल्प नहीं थे, जनता ने विकल्प बनाया है। और जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर विकल्प के रूप में हमें आप जिताने का काम करते हैं, हमें अगर अवसर देते हैं, तो हमारा पहला टारगेट है कि 1 साल के भीतर 10 स्मार्ट विलेज डेवलप करने हैं उस विधानसभा में। 5 सालों में इनकी संख्या 50 हो जाए। तो अगर नहीं कर पाए तो आप 5 साल बाद मौका है, आप बदलिए, पर इस सोच को एक बार धरातल पर तो लाने का तो मौका दीजिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भाजपा ने कुछ सालों से स्मार्ट सिटी का ढोल पीटा है, कई स्मार्ट सिटियों पे काम चल रहा है, पर स्मार्ट विलेज की किसी ने बात नहीं की है। पर हम बात करेंगे, और जिन स्मार्ट विलेजों को डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि 10 स्मार्ट सिटी का टारगेट 1 साल का हो, अगले साल 10 और स्मार्ट विलेज का टारगेट होगा, 5 सालों में 50 स्मार्ट विलेज का टारगेट होगा। और अगर नहीं कर पाए, अगर वो धरातल पर ना दिखे, तो 5 साल बाद बदल दीजिए। जनता के पास मौका है, पर वो तब होगा जब जनता अवसर देगी, और इस अवसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपना जो हमारा विजन है, आने वाले कुछ समय बाद जब हमारा पूरा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाए कि हमारा विजन क्या है, हम किस राजनीति को बदलना चाहते हैं,
हम एक ऐसे राजनीतिक मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं कि जहां जनता नेता के पीछे ना दौड़े, जो आज चल रहा है। हम ऐसे राजनीतिक मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं कि नेता जनता के पीछे जाए, क्योंकि वो जनता का सेवक है। और यहाँ उल्टा चल रहा है। यहाँ पर कोई नाराज होता तो उसे मनाने के लिए विधायक निधि दी जाती है कि 10,000 20,000 तुम पकड़ लो। तो इस प्रकार से अगर यही इसी मॉडल पर चलना है तो ठीक है, भव्य कुमार का कुछ नहीं जाएगा या आपका कुछ नहीं जाएगा, दूसरे जो नेता संघर्ष कर रहे हैं उनका कुछ नहीं जाएगा, पर नुकसान क्षेत्र को होगा। इस चीज से उभरने के लिए, इस चीज से आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़े बदलाव करने होंगे और कुछ बड़े बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीजों को त्यागना पड़ेगा जिसके हम आदी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि फ्री का 20,000 रुपये विधायक निधि मिल जाए तो हम अपना पूरा साल काट लेंगे। इस चीज को त्यागना पड़ेगा। हम इसकी बात नहीं करते, इस पे डिपेंड जो लोग हो गए हैं ये बहुत घातक है। हम तो ये बात करते हैं कि हम हर गांव में वहां के प्राकृतिक संसाधन क्या है, उन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से रॉ मटेरियल क्या है, उस रॉ मटेरियल के लिए कौन सा लघु उद्योग स्थापित हो सकता है, वहां के 4 नौजवानों को कैसे रोजगार मिल सकता है, वहां की जो मातृशक्ति है उनको कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। इस मॉडल पर बात करने की हमारा विचार है, इस मॉडल को धरातल पर उतारने का विचार है। तो अगर जनता के समझ आएगा, हमारे युवाओं के समझ आएगा, तो मैंने ये आपको अभी कहा है कि युवा अगर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अगर वोट करेगा, अगर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए चलेगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होना है और ये बदलाव होगा और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होगा। अच्छा, अगर 2027 में आप इलेक्शन जीत जाते हो तो आने वाले 5 साल है, उसका रोड मैप या फिर क्लियर विजन रेडी है, प्लान रेडी है कि भाई आने वाले 5 साल हैं। आपने भी बात करी स्मार्ट विलेज को, ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें जो आपके प्लान में रेडी है कि नहीं आने वाले जो 5 साल हो गए एक विधायक के रूप में मैं ये चीजों पे इन पे सबसे पहले काम करना पसंद करूंगा। देखिए, हमने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और कुछ समय बाद उस चीज को पहुंचाया जाएगा घर घर तक। आपने बात की है कि अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो साफ तौर पर है। आज अगर मैंने अभी जो बात बोली है, आज अगर सुबह 5 बजे देहरादून से शिक्षक पढ़ाने दूरस्थ गांव में पहुंच रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, हमें जिन्हें हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना रखे हैं, जिन बिल्डिंगों में करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर नहीं है, उस बिल्डिंग के अंदर मरम्मत करने के लिए पट्टी नहीं है, तो वहां पर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? विधायक की जिम्मेदारी है। क्यों कभी नहीं बोलते इन मुद्दों पर? क्यों नहीं बोलते? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सके, वहां की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सके, जो पलायन हुआ है उस पलायन को रिवर्स पलायन के रूप में कैसे लोगों को वहां पर वापस भेजा जाए, उस पर हमारा फोकस होगा। इसके अलावा लघु उद्योग स्थापित करने की क्या संभावनाएं हो सकती है और किस किस क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, उस पर फोकस हमारा होगा। और ये तो हमने कहा है कि 10 स्मार्ट विलेज पर ईयर की उसमें टारगेट होगा। और स्मार्ट विलेज का मतलब कि उस गांव का पूरी काया पलट होगी। स्मार्ट विलेज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्मार्ट विलेज के बोर्ड लग जाएंगे और स्मार्ट विलेज बन गया। वहाँ की शिक्षा का स्तर, वहाँ के स्कूल, वहाँ के शिक्षक और वहाँ के स्टूडेंट को क्या माहौल मिलेगा, वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर क्या होंगी, वहाँ पर इंटरनेट सुविधाएं क्या होगी, वहाँ के सड़कों से के जो जाल होंगे वो क्या होंगे, वहाँ के बिजली 24 घंटे आ रही है नहीं आ रही है, वहाँ का पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, वहाँ की सफाई किस प्रकार की है, वहाँ की लाइटिंग क्या है, या अन्य बहुत सी चीजें, वहाँ की महिलाएं जो समूह है वो क्या कर पा रही है, क्या वो कोई स्वरोजगार से जुड़ी हुई है, वहाँ किसी गांव के आसपास कोई बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका दोहन करके वहाँ के युवाओं को लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है या उन्हें बिजनेस आइडिया देकर उस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों पर फोकस होगा और इस स्मार्ट विलेज की जो रोड मैप होगा उस आधार पर मुझे लगता है कि जब कुछ स्मार्ट विलेज बनेंगे तो लोग अपने आप जागरूक होंगे, लोग अपने आप देखेंगे कि वास्तव में ये विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो विकास अब होने वाला है। तो बहुत सी चीजें हैं, जनता अगर
मौका देती है, अगर क्षेत्रीय जनता जनार्दन अवसर देती है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उतारेंगे। और मैं तो खुला यहाँ पर खुले कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि अगर वो ना उतार पाए या उस राह पर ना चल पाए जो हम बातें कर रहे हैं, आपके पास 5 साल बाद 32 है, 32 में हटा दीजिए। हम तो खुला कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि अगर जनता के अनुरूप हम नहीं चल पाए या जो ईमानदारी को लेकर हम चल रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, अगर उस भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई या उस ईमानदारी से हमारा ईमान डगमगा गया, तो मैं तो खुला कह रहा हूँ ऑन कैमरे के सामने कि आप विरोध करिए और उसके बाद हटा दीजिए। तो सीधी सी बात है, इस पे जनता को मनन करने की जरूरत है, इस पर जनता को विचार करने की जरूरत है और क्षेत्र को आगे ले जाने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपने बात करी आपके जो आने वाले 5 साल हैं एज अ विधायक के रूप में, आपने बताया आपका अपना विजन जो है, आप ये कहना चाह रहे हो कि वो 5 साल जब होंगे तो उस टाइम हर हाथ रोजगार। बिल्कुल, हम हर हाथ को रोजगार की बात कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे कि वो रोजगार सरकारी रोजगार होगा। वो सरकारी रोजगार भी हो सकता है, वो निजी क्षेत्रों में भी हो सकता है, वो लघु उद्योगों के माध्यम से भी हो सकता है, वो स्वरोजगार के माध्यम से भी हो सकता है। पर कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जितनी भी चीजें संचालित होंगी, जितनी भी चीजें संचालित होती आ रही है, उन पर पहला सीधा अधिकार मूल निवासी और स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाएगा। सीधा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं, इसके बगल में यमुना नदी बह रही है। इस यमुना नदी में खनन करने के लिए हैदराबाद से कंपनियां लाई गई है। सही। तो क्या है, जिस आधार पर हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, उन हजारों नौजवानों के हाथ का रोजगार छीनकर आपने हैदराबाद की कंपनी को वो रोजगार दे दिया है। तो इन चीजों पर बड़ा फोकस रहेगा और केवल प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने का जो अधिकार है वो स्थानीय जो हमारे मूल निवासी हैं उनके हाथों में वो होगा। दूसरी बात, जो इन्होंने मूल निवास को खत्म किया है, उस मूल निवास को वापस लाने की बात होगी। जब उत्तर प्रदेश में मूल निवास चल सकता तो उत्तराखंड में क्यों खत्म किया गया? जब हिमाचल में मूल निवास चल सकता तो उत्तराखंड में क्यों खत्म किया गया? क्यों मूल निवास की जगह स्थायी निवास बनाए जा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 जिलों में भू कानून लागू कर सकते हैं, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया? क्यों भू कानून के दायरे से बाहर रखा गया? इसलिए कि वहां पर दलाली करनी है, इसलिए कि वहां पर हमारे राज्य के पास सबसे ज्यादा कृषि भूमि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है, उसको बेचना है, या इसलिए कि यहाँ बैठा जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, जो यहाँ के नेता है, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट किया है हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जगहों पर किया है, या उस पैसे बचाने की जो बात है। ये तमाम प्रकार की चीजें, भू कानून हो, मूल निवास हो, यहाँ के युवाओं को, यहीं के मूल निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देने की बात हो। टिहरी जैसा डैम मैंने अभी कहा कि उसमें करोड़ों अरबों रुपए की एक साल में प्रतिवर्ष टर्नओवर हो सकता है मछली उत्पादन का। उस मछली उत्पादन के लिए क्यों दिल्ली और हरियाणा से टेंडर के ठेकेदार आएंगे? हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने गांव को उसमें डूबते हुए देखा है। अगली लखवाड़ बेयासी बन रहा है, यहाँ पर भी कल के दिन यहाँ पर वाटर स्पोर्ट के कुछ गेम्स होंगे, यहाँ पर मछली उत्पादन का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आगे व्यापार होगा, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्यों कोई कंपनी बाहर से आएगी? क्यों ना नौजवानों को, स्थानीय नौजवानों को वो चीजें दी जाए, उनको ये अधिकार दिए जाएं। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जब हमारे गांव डेवलप होंगे तब राज्य डेवलप हो सकता है और तब देश डेवलप हो सकता है। और यहाँ पर उल्टी दिशा से विकास करने की बात चल रही है, तो इससे कभी डेवलप नहीं होने वाला। हाँ, एक क्षेत्रीय सोच के आधार पर, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में अगर हमें अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर इन सब बातों पर अमल करके, इन सब बातों पर प्रैक्टिकली धरातल पर उतार कर चीजें की जाएंगी और वो जनता भी देखेगी। अगर जनता को लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो जनता को स्वतंत्र है, वो बदले आगे आने वाले समय में। भाई, आपसे एक फाइनल सवाल है, जैसे एक IAS या एक PCS लेवल का जो अधिकारी होता है उसको चुनने के लिए एक एग्जाम होता है, तो क्यों ना इतना एक विधायक, एक मुख्यमंत्री, जो ये भी पॉलिटिशियन के जो भी पद हैं, इनके लिए भी कोई एग्जाम क्यों निर्धारित क्यों नहीं है? इनके लिए भी एक एग्जाम अगर निर्धारित हो तो सत्ता में या फिर जो भी हमारे सरकार में मंत्री होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनको नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो उनके लिए एक एग्जाम भी निर्धारित हो सकता है क्या? देखिए, जो क्राइटेरिया एक होता है
देश के आज़ाद होने के बाद ये व्यवस्था बनी, संविधान बना और संविधान के तहत ये चुनाव प्रक्रिया और प्रणाली होती है। अब कुछ समय पहले, पिछले मैं कहूँ कि 7-8 साल पहले, जब पिछला जो चुनाव, पंचायती चुनाव था, उसमें कुछ चीज़ें उस क्राइटेरिया को लिया गया कि प्रधान बनने के लिए ST SC OBC 8वीं और जनरल 10वीं। तो इस प्रकार की चीज़ें समय के साथ बदलाव होना चाहिए और विधायक और सांसद के लिए भी वास्तव में एक एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में समाज पढ़ा लिखा है, आज की डेट में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तो एक क्राइटेरिया तो कम से कम फिक्स होना ही चाहिए। वो चाहे आप BA हो, BSc हो, मतलब एक ग्रेजुएशन हो या PG हो या इस तरीके से, तो तब जाकर, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है, तो मैं एक पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 11वीं से 12वीं से लेकर और पूरा ग्रेजुएशन तक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो कुछ मुझे नॉलेज था उससे ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है। और ऐसा ही ये है कि जब आप प्रधान के लिए क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं तो विधायक के लिए क्यों नहीं, सांसद के लिए क्यों नहीं, होना चाहिए। और समय के साथ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समय के साथ होगा और होना भी चाहिए। नहीं, ठीक है, क्राइटेरिया तो ठीक है, आपने बताया कि 8वीं पास या BA जो भी आपने बताया, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अभी आप IAS हो या फिर PCS लेवल का जो भी एग्जाम हो या फिर कोई और अदर एग्जाम हो, आपको पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन को ना कोई मेंस देना है, ना कोई प्री देना है, ना कोई किसी का इंटरव्यू देना है, केवल इलेक्शन में आओ, चुनाव जीतो और सीट पाओ। देखिए, आप जो एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं वो आप एक प्रशासनिक मॉडल की बात कर रहे हैं। उस प्रशासनिक मॉडल में एक क्राइटेरिया है, एग्जाम क्लियर करने होते हैं तब जाकर वो बनते हैं, इसीलिए उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। एक हिसाब से कहें तो जनता के नौकर, और नेता पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो जनता के सेवक है। तो एक ऐसा क्राइटेरिया या कोई ऐसा टेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा किसी देश में व्यवस्था है। आप पूरे विश्व में उठाकर देख लीजिए, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक नेता कोई टेस्ट क्वालिफाई करके आएगा तब नेता बनेगा। उसका जो एक पब्लिक के साथ जुड़ाव होता है, वो पब्लिक की जो मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, या पब्लिक का जो दुख दर्द होता है, उससे वो कितना जुड़ाव रखते हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं, वो चुनाव के रूप में, वोट बैंक के रूप में वो एकत्रित होता है चीजें, और उस वोट बैंक के रूप में उसे चुना जाता है। इसीलिए उसे पब्लिक सर्वेंट ना कहकर उसे एक सेवक कहा जाता है। और वो एक जो पढ़ लिख के गया, किताबों से चीजें पढ़ी, प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं, प्रैक्टिकली तब देखेगा जब उस कुर्सी पे बैठेगा, कोई DM हो या कोई भी हो, वो तब जब कुर्सी पे बैठ जाएगा तब चीजों को एनालाइज करेगा। और एक नेता जब से वो उस फील्ड पे चलता है, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर चाहे वो कितने ऊंचे पद पर बैठ जाए, तो तब से लेकर जो उसका एक सफर होता है वो कोई ऐसा नहीं है। आप इस बात को बहुत कम उसमें मत आंकिए कि UPSC और PCS बहुत टफ है। ठीक है, वो मानते हैं कि एक बहुत UPSC पूरे देश का एक सबसे टफेस्ट एक एग्जाम है, जिसको पास करके कई लोग जाते हैं और IAS और बड़े अधिकारी बनते हैं। पर उससे भी टफ एक राजनीति है। एक अधिकारी या एक ब्यूरोक्रेट जब वो अपनी स्टडी करता है तो उसे पता है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है और ये पढ़ के जाना है, इसमें से ही मुझे पास होना और इसमें से ही मैं मेरिट में आऊंगा। और एक नेता को ये पता है कि ठीक है, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं आज इस व्यक्ति की मदद कर दे रहा हूँ, इस व्यक्ति का काम कर दे रहा हूँ, उसका भी कर दे रहा हूँ, उसका भी कर दे रहा हूँ, और उस नेता को ये पता नहीं कि मैंने काम कर दिया, वो वोट मेरे को ही है। ये बहुत टफ चीज है। और ये राजनीति इसीलिए नहीं कहते राजनीति, तभी इसका नाम राजनीति है। और राजनीति के साथ जब कूटनीति ऐड हो जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप कितना भी क्रम कर लो, पर ये डिपेंड नहीं करता है कि उस क्रम के आधार पर आपको रिजल्ट 100% मिलना ही मिलना है। कई बार होता है नहीं मिल पाता है, कई बार होता है हार जाते हैं, कई बार होता है जनता का प्यार मिल जाता है। पर जिस दौर में अब धन बल और बाहुबल की जो व्यवस्था एक तरीके से चुनावी मॉडल में बन गई है कि बहुत सारा पैसा खर्च करके और बहुत बाहुबल तरीके से डरा धमका करके ये चीजें जो चलती है, इससे चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की जाती है। तो इसलिए कोई ऐसा क्राइटेरिया फिलहाल तो सेट नहीं हो सकता, और फिलहाल कोई देश में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई नेता एग्जाम पास करके कुर्सी पर बैठे। अगर वही व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी जाए तो एक ब्यूरोक्रेट्स में और एक नेता में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फिर उसे सेवक कहना और उसे नौकर कहना वो फिर अलग अलग है, फिर उसे तो एक ही सम्मान से देखा जाएगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि जब ब्यूरोक्रेट्स कोई चीज नहीं सुनता है, क्योंकि उसे प्रैक्टिकली चीजें वो पता नहीं होती है, एक नेता को पता है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट से ऊपर एक नेता है जो जनता के द्वारा चुना गया हो। तो ये व्यवस्था पे मुझे लगता है कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने बड़े गहनता से इस पर विचार किया होगा और तब ये चीजें बनी होंगी। दोस्तों अभी आपने सुना बॉय भाई को जो हमारे पॉडकास्ट में आए थे। दोस्तों काफी अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे का जो भी विजन है चक्राता वो सीट को लेके या फिर उत्तराखंड इलेक्शन को लेके, इनका जो भी विजन है एकदम क्लियर माइंडसेट से इनका इलेक्शन में उतरना तय है। तो 2027 के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो हमारे बॉय भाई को। जब युवा देश की दशा बदल सकता है तो युवा ही हमारे जौनसर बावर, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र की दशा बदलने में भी सक्षम है। तो आप सपोर्ट कर सकते हो बॉय भाई को और 2027 के लिए सभी पार्टी के लिए एक खुला मंच है, आप टक्कर के लिए तैयार रहें। बॉय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका।